हार्ली डेविडसन अब इंडिया में होने वाले हैं सस्ते। तो हमारी जो लोकल कंपनीज हैं जैसे कि रॉयल एनफील्ड, क्या इनके लिए चैलेंजिंग होने वाला है अब स्केल करना? ये हम जानने वाले हैं आज के हमारे बिजनेस न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में। यस, हम लोग यहाँ पे बिजनेस न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस। हम लोग सबसे बड़े न्यूज़पेपर्स को पकड़ेंगे। ट्रेड रिलीफ आया है, लेकिन क्या ये इंडिया के स्टॉक मार्केट के लिए टर्निंग पॉइंट होगा? क्या यहाँ से स्टॉक मार्केट में बुल रन आ सकता है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि एडिटोरियल आर्टिकल के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कैसे हमें एडिटोरियल आर्टिकल्स को भी पढ़ना होता है। तो कोई सीखना चाहता है कि कैसे न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है, एक बिजनेस न्यूज़पेपर को, तो इस चैनल को वो अभी सब्सक्राइब कर सकता है और इस वीडियो को भी लाइक कर सकता है। रुपया जो स्लाइड हो रहा था लगातार, अब ये ईज हो सकता है। इसका मतलब कि रुपया अब गिरना बंद करेगा और यहाँ से हो सकता है इवन बढ़ जाए डॉलर के अगेंस्ट। तो ये ब्रेक थ्रू जो आया है डील में, कैसे मदद करेगा रुपए की, ये जानेंगे। इंडिया और मलेशिया सेमीकंडक्टर और डिफेंस में पार्टनरशिप कर रहे हैं और अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं। तो कैसे? और गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा करने वाली है शिप बिल्डिंग और हाईवेज पे। तो क्या यहाँ पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है लोगों के लिए? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और टाटा मोटर्स अपने कार के प्राइजेस को बढ़ाने वाला है। तो कार प्राइजेस होने वाले हैं ऊपर टाटा मोटर्स के, जो भी लोग अभी कार खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। और इंडिया यहाँ पे एक कहीं ना कहीं दीवार को हिट कर चुका है इन क्लाउड पुश। तो इंडिया में हम लोग क्लाउड पुश जो कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग एक वॉल हिट कर चुके हैं। सो क्यों ऐसा हुआ, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस अगले आर्टिकल में। शुरुआत करते हैं हमारे एनालिसिस से। तो इन डेप्थ एनालिसिस अब शुरू होता है हार्ली डेविडसन का। यहाँ पे चीपर हार्लेज जो है हमारे रॉयल एनफील्ड के प्राइसिंग पावर को टेस्ट करने वाले हैं। कैसे? इंडिया का डिसीजन आया कि वो इंपोर्ट ड्यूटी को स्क्रैप करेगा ऑन फुल्ली बिल्ट हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स, जहाँ पे इंजन कैपेसिटी 800 सीसी से अंडर है। ये आया है इंटरिम ट्रेड पैक्ट में विथ यूएस, और ये एक्सपेक्टेड है कि एक लिस्ट का लिमिटेड इंपैक्ट होगा डोमेस्टिक टू व्हीलर मार्केट्स पे, क्योंकि हमारा जो नीश नेचर है ना सेगमेंट, मतलब ये बहुत ही नीश सेगमेंट हो गया, राइट। 800 सीसी हमारे यहाँ गाड़ियाँ ही बिक रही हैं, बाइक्स बिक रही हैं सबसे ज़्यादा 100 सीसी में, 125 सीसी में। तो लेकिन ये मार्जिनली इंटेंसिफाई कर सकता है कंपटीशन प्रीमियम मोटरसाइकिल्स में। अब प्रीमियम मोटरसाइकिल में इस वक्त रॉयल एनफील्ड का बड़ा दबदबा है। ये अपने प्रेजेंस को लगातार एक्सपैंड कर रहा है और सीसी को भी 350 सीसी आती थी, एकदम से 450 में भी है इनके पास। 500 सीसी में भी वेरिएंट है, इनके पास 650 सीसी में भी है, और आगे 750 भी ऑफकोर्स ही लेकर के आएंगे। जो टैरिफ रिमूवल आया है कि कहीं ना कहीं इस दाम को घटा देगा हाल के लार्ज डिस्प्लेसमेंट इंपोर्टेड मोटरसाइकिल्स के, जो करीब 14.5 से 45 लाख 46 लाख के बीच में आते हैं। तो ड्यूटी कट के बाद भी वॉल्यूम्स तो मॉडेस्ट रहने वाले हैं इंडिया के टू व्हीलर मार्केट में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे करीब 2 करोड़ यूनिट्स एनुअली डोमिनेट किए जाते हैं भाई 110 से 250 सीसी वाली रेंज में, जो सस्ते मोटरसाइकिल्स है, 1 से 1.5 लाख वाली मोटरसाइकिल्स। अब हार्ली डेविडसन ने करीब 187 फुली बिल्ट इंपोर्टेड यूनिट्स यहाँ पे बेचे इंडिया में अप्रैल से दिसंबर के बीच में, अकॉर्डिंग टू SIAM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। और ये इन्होंने काफ़ी सारे मतलब मॉडल्स इनके नाइटस्टर हैं, पैन अमेरिका, फैट बॉब, इसके अलावा फैट बॉय। तो हीरो मोटर कॉर्प के लिए जो डेवलपमेंट है ये न्यूट्रल है। हीरो मोटर कॉर्प का ऑलरेडी एक पार्टनरशिप चल रहा है हार्ली डेविडसन के साथ, और ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड 440 सीसी की X440 प्लेटफॉर्म बेस्ड को सेल करते हैं। तो 450 सीसी की मोटरसाइकिल है, हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हार्ले अपनी प्रेजेंस 800 सीसी में बनाता है, इंपोर्ट करके यहाँ पे गाड़ियां बेचता है, अगर वो सस्ती हो गई है तो। लेकिन रॉयल एनफील्ड अपर एंड ऑफ प्रीमियम स्पेक्ट्रम के पास जा रहा है धीरे धीरे। अब इनकी मॉडल्स 650 वाले ट्विन सिलेंडर जो मॉडल्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, और 750 प्लस वाले प्लेटफॉर्म्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट्स जो है हार्ली डेविडसन के जो फुल्ली इंपोर्टेड मॉडल्स हैं ना, उनसे तो नीचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के पास अब एक ऑल्टरनेटिव भी होगा। और लोगों के पास जब ऑप्शंस आ जाता है ना, तो कंपनी को ये पसंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंपनी की प्राइसिंग पावर कम हो जाती है। अगर आपका कोई कंपटीटर नहीं है इस सेगमेंट में, तो आपके पास प्राइसिंग पावर बहुत अच्छी है, लेकिन कॉम्पिटिटर जो था अब उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी 0 हो गया है, तो आपके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो ओवरलैप लिमिटेड है, और रॉयल एनफील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो अफोर्डेबिलिटी में है। यस, रॉयल एनफील्ड अपने आप को प्रीमियम दिखाता नहीं है, वो दिखाता है कि मैं अफोर्डेबल प्रीमियम हूँ, राइट। लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोटरसाइकिल्स हैं, इंजन का सीसी ज़्यादा है, पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, वैल्यू प्रपोजिशन है। हार्ली डेविडसन से काफ़ी अलग है, जो पूरी तरीके से इंपोर्टेड होता है, और बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी आप कह लो हार्ली डेविडसन को। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कंज्यूमर परसेप्शन में भी बहुत डिफरेंस है। रॉयल एनफील्ड अलग जगह पे है और हार्ले डेविडसन बहुत अलग जगह पे है। तो एनफील्ड की जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो 350 से 500 सीसी में है, लेकिन अब ये सीसी जो है ये कहीं ना कहीं लगातार ऊपर जा रहा है, तो ये 750 में भी आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हाल ही से ये कम्पीट
करेंगे। एंड यहाँ पे जो ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया गया है, ये दिया गया है अबव 800 सीसी वाले मोटरसाइकिल्स को। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं रिंग फेंस कर दिया है मास और मिड प्रीमियम सेगमेंट है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये रिलैक्सेशन तो हमने दिया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हार्ले डेविडसन यहाँ पे 10,000 मोटरसाइकिल बेच पाएगी। 800 सीसी से ऊपर की अगर आप मोटरसाइकिल बेच रहे हो इंडिया में, तो कितने ही लोग ले पाएंगे, और बहुत बड़ा मार्केट ही नहीं है इंडिया में अभी ये। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी ये सोचा कि चलो हम अपने लोकली प्रोड्यूस जो इंडस्ट्रीज है ना, इनको हम कुछ नहीं होने देंगे। हार्ले को बोल देते हैं 800 सीसी के ऊपर वाली मोटरसाइकिल्स बेचे इंडिया में, और चाहे जीरो टैक्स लगाएंगे, आप बेचो, कितना बेच पाओगे आप। तो गवर्नमेंट इस तरीके से सोचती है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रोटेक्ट कर पाए, लोकल इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट कर पाए, और बाहर वालों को भी कुछ कंसेशन मिल जाए। तो इंडिया इंपोर्ट टैरिफ कम करने वाला है पेट्रोल और डीजल कार पर जिनकी कैपेसिटी अबव 3000 सीसी है। यस, अब इंडिया में उल्टा हो रहा है। अगर आप 10-15 लाख की कार यूएस से या कहीं से लाना चाहोगे तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगी, उस पर 300% टैक्स कर देंगे। लेकिन आप लेकर के आओ 2 करोड़ की कार, आप लेकर के आओ 4000-5000 सीसी की कार, उस पर कोई ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को टक्कर दे ही नहीं रही है। उनका कोई बड़ा मार्केट ही नहीं है। तो आप लाओ, आप लग्जरी अवेल करो सस्ते में, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर ड्यूटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सस्ती चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें जो इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं, वो अगर बाहर से इंपोर्ट करोगे तो वहाँ ड्यूटी लगने वाली है आपके ऊपर। एंड गवर्नमेंट का सिंपल क्लियर फंडा है कि लोकल इंडस्ट्रीज को हम प्रोटेक्ट करेंगे, लोकल ब्रांड्स को प्रोटेक्ट करेंगे। अब आता हूँ अगले आर्टिकल पे। तो ट्रेड रिलीफ बट अ टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई ट्रेड रिलीफ तो मिल गई, 18% पे आ गया टैरिफ, तो क्या अब स्टॉक मार्केट में बुल रन आ जाना चाहिए? क्या अब मार्केट नए लाइफ हाई पर जाएगा, एक नया बुल रन दिखाएगा 2026 में? ये बताया है इन्होंने इस एडिटोरियल आर्टिकल में। तो इनके व्यूज को एक बार एनालाइज करते हैं। जो क्लाउड है हैंगिंग ओवर इंडियन स्टॉक मार्केट, वो अब हट चुका है। जो बादल आए थे वो अब जा चुके हैं ट्रेड डील को लेकर के, क्योंकि ट्रेड डील यूएस के साथ हमने साइन कर ली है और यूरोपियन यूनियन के साथ भी। और इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क था इंडियन इक्विटी स्टॉक मार्केट में पास्ट ईयर, वो हम खत्म कर चुके हैं। एक तो टैरिफ और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से 1.7 लाख करोड़ निकाल दिए। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा साल था जहां पे इंडियन इक्विटीज इमर्जिंग मार्केट से पीछे रहे, ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट से। और ट्रेड डील्स ऑलरेडी नच कर रहे हैं, जिससे कैपिटल फ्लो अब वापस इंडिया में आ रहा है। तो 1.7 ट्रिलियन का कैपिटल इंडिया से बाहर चला गया था ट्रेड डील की वजह से, और दूसरा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की वजह से। अब धीरे धीरे कैपिटल वापस आना शुरू हुआ है, भले ही वो बहुत कॉशियसली आ रहा है। अब बहुत सारे स्मार्ट इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, वो कन्विंस्ड हैं कि ये विटनेस करेंगे एक बुल रन। ठीक है, यहाँ से एक बुल रन आएगा। बुल रन क्या होता है? जब लगातार स्टॉक मार्केट बढ़ता है, 10%, 20%, 30% तक बढ़ जाता है, ठीक है, बड़े आराम से, और ये एक तरफा रैली होती है जिसे हम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे, स्पेशली इन स्मॉल कैप स्टॉक से कहा जा रहा है, जो 2025 में सबसे पुअर इन्होंने परफॉर्म किया है। तो मार्केट जो है ना, वो सिर्फ अनसर्टेनिटीज के बेसिस पे नहीं मूव करते हैं। ठीक है, ये मूव करते हैं किस पे? ग्रोथ के बेसिस पे। सबसे पहले तो ग्रोथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, और अर्निंग्स। एंड जो स्टोरी है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इससे। इंडियन इक्विटी मार्केट्स 2 मेजर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एक तो वीक डिमांड और हाई वैल्यूएशन। यस, तो आप कहोगे यार अब तक तो लोग टैरिफ बोल रहे थे कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, अब टैरिफ हट गया तो बढ़ नहीं रहा है। अब बढ़ नहीं रहा है, ये क्या नए प्रॉब्लम्स आ गए? एक तो वीक डिमांड हो गया है और वैल्यूएशन भी ज़्यादा हो गई है। तो एक बार इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे आज, क्योंकि राइटर कह रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना होगा, और इंडियन इंडस्ट्रीज को भी बहुत फोकस करना होगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो नो साइक्लिकल अपस्विंग। एक बुल रन जो है यूजुअली ड्रिवन है बाय अ साइक्लिकल इकोनॉमिक अपस्विंग, जहाँ पे लो स्टार्टिंग वैल्यूएशन होता है। तो इंडिया में ये कंपेलिंग केस है ही नहीं, अट्रैक्टिव है ही नहीं 2 काउंट्स पे। सबसे पहले तो इंडिया का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अभी भी बड़ा फ्रेजाइल है, अभी डोमेस्टिक डिमांड में जंप नहीं देखने को मिला है। ऑल्दो जीएसटी के रेट कट भी आ गए हैं, इससे एपिसोडिक कंजम्पशन बम्प भी आते हैं, मतलब कि कंजम्पशन ऊपर जाता है लेकिन फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो इस तरीके के पंप्स आ रहे हैं, और जो ड्राइवर है परचेजिंग पावर का वो मिसिंग है कहीं ना कहीं, जैसे कि वेज ग्रोथ। लोगों की सैलरी ग्रोथ इंडिया में नहीं हो रही है, और वेज ग्रोथ की स्पेसिफिकली बात की गई है जो रूरल इंडिया में होती है, लेबरर्स की, और ये वीक है एंड स्टैग्नेंट है फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो इससे मास कंजम्पशन पे काफ़ी असर पड़ा है। और जो वीक वेज ग्रोथ है ये मैटर करता है हेडलाइन जीडीपी से ज़्यादा फॉर इक्विटी मार्केट्स, क्योंकि ये ड्राइव करता है वॉल्यूम कंजम्पशन को विदाउट रियल इनकम ग्रोथ। डिमांड रिलाई करता है क्रेडिट एक्सपेंशन पे और गवर्नमेंट ट्रांसफर पे। तो डिमांड कैसे बढ़ेगा? या तो भैया आप लोन ज़्यादा दो, या तो गवर्नमेंट पैसे बांट रही है, ठीक है, फ्री में लोगों को, तो उससे डिमांड बढ़ने वाला है। तो ये तो कोई सस्टेनेबल तरीका ही नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं ये कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ रेट से पीछे चल रही है। जीडीपी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, कॉर्पोरेट की अर्निंग्स नहीं बढ़ रही हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी विजिबल है प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट कंपनीज करती हैं, जिसे हम बोलते हैं
कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इन्वेस्टमेंट करना। प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं बहुत ज़्यादा, बड़ी कॉन्शियस है। अगर आप देखोगे तो जो ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस है 2010 का, और जो बैलेंस शीट्स हैं वो अब हेल्दियर हैं, पहले से काफ़ी हेल्दी हैं, ज़्यादा डेट नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव नहीं हो रही है। मतलब मेरे पास 100 प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी है, पहले वो तो खर्चा कर, मतलब वो तो यूज़ हो जाए 100% जो एग्जिस्टिंग है, तब तो मैं नई कैपेसिटी बनाऊंगा, नई फैक्ट्री लगाऊंगा, लेकिन वो ही नहीं हो रहा। तो कंपनीज इस टाइम पे बहुत वैरी है ऑफ, मतलब कॉशियस है ऑफ बिल्डिंग एक्सेस कैपेसिटी, कहीं एक्सेस कैपेसिटी ना बन जाए कि बाद में सप्लाई एक्सेस हो जाए बहुत ज़्यादा और डिमांड कम रह जाए, क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट पे उन्हें भरोसा नहीं है। तो इंडिया की जो अनइंस्पायरिंग इक्विटी अंडर परफॉर्मेंस है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है हमारे मॉडरेट अर्निंग्स ग्रोथ और वीक डिमांड को। ट्रेड नॉर्मलाइजेशन जो है ये हेल्प कर सकता है हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स का, जहाँ पे इंडिया ऑलरेडी एक कंपेटिटिव मार्जिन पे प्ले कर रहा है, जैसे टेक्सटाइल, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल हो गया, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हो गए। लेकिन इनमें से कोई भी अगर आप देखोगे तो ये कोई भी एक न्यू ग्रोथ इंजन नहीं है। ये बेनिफिशियरीज हैं ग्लोबल ट्रेड रीओपनिंग के, और इंडिया का जो शेयर है ना ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में, वो भी अराउंड लो सिंगल डिजिट ही रहा है सालों तक। अगर आप देखोगे इवन हाइपर ग्लोबलाइजेशन, वो पूरी दुनिया में सारी कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड करने लगी, इंडिया का लेकिन वही स्कीम चल रहा था। तो 20 साल ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन इंडिया अभी भी अपने मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप नहीं कर पा रहा है। एंड अगर आप देखोगे जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हम, जैसे चाइना और वियतनाम कर पाता है, एक तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हो गई, रेगुलेटरी फ्रिक्शन बहुत है, लेबर प्रोडक्टिविटी में गैप बहुत ज़्यादा है, एंड सप्लाई चेन डेप्थ की भी इशू है। तो ट्रेड डील जो है ये बैरियर को रिड्यूस करता है, लेकिन ये कोई कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं देता आपको, ठीक है ना। जो एक्साइटमेंट है ना 2 मेगा ट्रेड डील्स की, इसकी वजह से मैक्रो पिक्चर बड़ा अच्छा लग रहा है कि लो डोमेस्टिक डिमांड और जो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस है, अब कहने के यहाँ से फोकस हट के इस पर चला गया कि भाई हमारे पास तो 2 ट्रेड डील है, अब तो हमारा फायदा हो जाएगा, बाकी कंट्री से ज़्यादा हम सामान बेच पाएंगे। तो राइटर का कहना है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इस चीज़ से आप ये नहीं कह सकते हो। और इससे सिर्फ एक डोमिनेंट ग्रोथ इंजन है जो बच रहा है इस टाइम पे। इंडिया ग्रोथ इंजन पता है क्या है? वो है गवर्नमेंट का केपेक्स। गवर्नमेंट जो केपेक्स करती है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सेंट्रल पिलर है इंडिया के ग्रोथ मॉडल का। यूनियन बजट में आप देखो अभी भी पब्लिक इन्होंने जो 26-27 था, इसने पब्लिक केपेक्स 12 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया है। तो गवर्नमेंट अभी भी इतना क्यों बढ़ा रही है अपना केपेक्स? सिंपल रीज़न है, गवर्नमेंट ने अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया ना, हमारा जीडीपी नीचे आ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रही हैं ढंग से। प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा कम है, और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, उसी से हमारी जीडीपी चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अगर आप देखोगे तो इससे डायरेक्ट बेनिफिट आ जाता है ओनली टू बिजनेसेस जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में, ठीक। और बहुत ही फ्यू स्मॉलर लिस्टेड स्टॉक्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, एलोकेशन का मतलब एग्जीक्यूशन नहीं होता है। जो ऑडिट का डेटा है वो रिपीटेडली हाईलाइट कर रहा है कि बहुत सारी स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज हैं। एक तो सीएजी की रिव्यू आई, उसमें पता चला कि ओवररन है 1.07 लाख करोड़ के 450 प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे डिले है 16 साल तक का डिले चल रहा है वहाँ पे। तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट तुरंत नहीं मिल रहा। सोचो 16 साल तक प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट्स हैं, प्रोजेक्ट डिलेज हैं, ये रेंज करते हैं फ्रॉम 3 to 39 ईयर्स। यस, और कॉस्ट ओवररन होता है इसमें एक्सीडिंगली करीब 3,000%। तो गवर्नमेंट ने इस साल प्रोजेक्ट बना दिया, एलोकेट कर दिया 12 लाख करोड़। हो सकता है इसका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद। सो इट्स वेरी, मतलब आप देख सकते हो कि अनप्रिडिक्टेबल कि जो नंबर्स हैं इसका बेनिफिट मिलेगा कब हमें। तो केपेक्स जो है वो फिस्कल स्टिमुलस बनता है विदाउट लॉन्ग टर्म ग्रोथ मल्टीप्लायर्स। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। If there is less to cheer by the way of organic demand-led growth, that has not dampened optimism among smart investors, especially in small caps. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास लेस टू चेयर है बाय वे ऑफ ऑर्गेनिक डिमांड लेड ग्रोथ, क्योंकि इसने डैम्पन नहीं किया, मतलब खत्म नहीं किया ऑप्टिमिज्म को अमंग स्मार्ट इन्वेस्टर्स। स्मॉल कैप में स्पेसिफिकली, स्मॉल कैप वो कंपनीज है ना जिनका वैल्यूएशन 10-20 हज़ार करोड़ से कम का होता है, ठीक है ना, वो स्मॉल कैप होती हैं। तो उससे सस्ती जो कंपनीज अवेलेबल है ना, इनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका वैल्यूएशन 30-40% गिर चुका है। एंड ब्रूटल करेक्शन आया 2025 में, उसके बाद वैल्यूएशंस जो है इन्होंने रीसेट किया इन पार्ट्स ऑफ द सेगमेंट। जो स्मॉल और मिड कैप इंडेसेस हैं ये शार्पली नीचे गए हैं ड्यूरिंग रिस्क ऑफ फेजेस लास्ट ईयर, और यहाँ पे फॉरेन आउटफ्लो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है एंड डोमेस्टिक लिक्विडिटी टाइटनिंग। तो इसकी वजह से परसेप्शन बन गया है कि एक साइक्लिकल बुल रन जो है ना वो आएगा अगर लिक्विडिटी वापस आएगी। लिक्विडिटी क्या होता है? पैसा, दैट्स इट। बैंकिंग सिस्टम में पैसा, इकोनॉमी में पैसा आ जाता है ना, वो लिक्विडिटी होता है। तो लोगों को क्या लग रहा है कि पिछले साल मार्केट गिरा लिक्विडिटी कम होने की वजह से, अब मार्केट में पैसा है, आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, मनी सप्लाई बढ़ा है, तो क्या होगा? मार्केट ऊपर चला जाएगा।
तो यहाँ पे एक इट इज़ ऑल्सो कंडीशनल, ये भी कंडीशनल है अर्निंग्स रिवाइवल पे, कि करंट वैल्यूएशन जो चल रहा है इंडिया में कंपनीज का, वो उस हिसाब से चल रहा है कि आगे बहुत अच्छी अर्निंग्स होगी, लेकिन क्या वो अर्निंग्स हो रही हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होंगी तो वैल्यूएशन यही रहने वाला है, और वो भी प्रीमियम ही है, आप प्रीमियम मानो। तो जो प्रीमियम है ना वो वाइडन होता जा रहा है रिसेंट ईयर्स में। फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अगर आप देखोगे MSCI इंडिया के लिए, ये डबल है ऑफ दोज ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स इन सम पीरियड्स। तो अगर एक डेवलपिंग इकोनॉमी इमर्जिंग मार्केट को आप देखोगे, चाहे वो वियतनाम है या कोई भी दूसरी कंट्री है, इंडिया उससे डबल वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, ठीक है, विच इज़ अ लॉट। तो अभी भी इंडिया इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नहीं भाता है, मे बी इसीलिए वो सेलिंग कर रहे हैं कि यार इस वैल्यूएशन पे खरीदे क्या, वियतनाम तो आधे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, दूसरा ब्राज़ील इससे आधे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। हो सकता है वो ऐसे सोचे। जो वैल्यूएशन गैप है पार्टली एक्सप्लेन करता है कि क्यों MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है ना वो सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करता है इंडियन इक्विटीज़ को, ठीक है, क्योंकि कुछ एस्टिमेट्स यहाँ पे दिखाते हैं कि इमर्जिंग मार्केट रिटर्न्स एक्सीड करते हैं इंडिया को बाय मोर देन 20 परसेंटेज पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन इक्विटीज़ ने फ्लैट परफॉर्मेंस दी है, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, वहीं दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स ने 20 परसेंटेज पॉइंट का रिटर्न दिया है एक्स्ट्रा इंडिया के ऊपर। एंड स्ट्रक्चरल प्रीमियम जो है इंडिया के लिए वो लॉजिकल है, क्योंकि इंडिया ना एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देता है, आपका पैसा यहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क की वजह से तो नहीं फंसेगा। हमारा डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट बहुत डीप है, तो यहाँ पे आप कंपनी में 10,000 करोड़ लगा रहे हो, 1 लाख करोड़ आपको निकाल के ले जाना है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप IPO करो, आप लेके जा पाओगे, एग्जिट लिक्विडिटी है यहाँ पे, और फेवरेबल डेमोग्राफिक्स भी है, हमारे पास दुनिया के सबसे यंग वर्किंग पॉपुलेशन है। लेकिन जो हाई वैल्यूएशन है ना वो डिमांड करती है अर्निंग्स ग्रोथ, तो पैसे में दिख क्यों नहीं रहा है, सामान क्यों नहीं बिक रहा है आपका, फिर सामान बिकना चाहिए, सेल्स आनी चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी दिखनी चाहिए, सही दाम पे बेचो, सही दाम पे आप खरीदो और प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, अर्निंग्स को ग्रो करता हुआ दिखाओ, तभी इनफ्लो आएगा असली। और यहाँ पे दिस इज वेयर जो ब्लैंकेट ऑप्टिमिज्म है ना स्मॉल कैप्स के बारे में, वो टेम्पर हो रहा है बाय रियलिटी में ऐसा हो नहीं रहा है। लिक्विडिटी से रैलीज आ जाती हैं, लेकिन जो सस्टेन बुल रन होता है ना वहाँ पे अर्निंग्स कंपाउंडिंग चाहिए। आप स्टडी करो 2022 में मार्केट की जो रैली आई थी उस टाइम पे अर्निंग्स ग्रोथ क्या जोरदार थी, बैंक्स की अर्निंग 30% के CAGR से ग्रो कर रही थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ऐसा चल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं जो ओवरऑल टेक अवे ये है कि ट्रेड डील्स की वजह से डाउनसाइड रिस्क कम होता है, लेकिन ये ग्रोथ नहीं क्रिएट करता। ये स्ट्रक्चरल इंडिया के जो कॉन्स्टेंट्स है ना, जैसे एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस और अनइवन वेज ग्रोथ, जो वेज ग्रोथ अनइवन हो रहा है, कहीं हो ही नहीं रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा हो गया, और कॉशियस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, ये बिल्कुल अनचेंज्ड है अभी भी। जितने भी इंडिसेस हैं वो फ्लैट हैं सिंस द फर्स्ट आवर्स एक्साइटेड रैली ऑन ट्यूसडे, जो 4% मार्केट ऊपर खुला, उसके बाद ही मार्केट नीचे ही आ गया। तो ये था हमारा एडिटोरियल आर्टिकल और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट थे इसमें। अब बात करते हैं रुपये की। रुपया जो स्लाइड कर रहा था अब तक, अब डील ब्रेक थ्रू के बाद ये थोड़ा संभल सकता है। क्यों संभल सकता है? बड़ा सिंपल रीज़न है। गिर क्यों रहा था रुपया? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यार रुपये की डिमांड ना अभी और घटने वाली है, डॉलर की डिमांड ही रहेगी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो डॉलर खरीद रहे हैं, डॉलर की वैल्यू जा रही है ऊपर। इसके अलावा इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जो बूस्ट मिलना था रुपये की डिमांड को वो भी नहीं मिल रहा है। और टैरिफ वगैरह जब तक साइन नहीं होगा तब तक बाहर से पैसा नहीं आएगा, रिस्क जियोपॉलिटिकल रिस्क भी रहेंगे। तो अब क्योंकि ये रिस्क जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि सबसे पहले तो हमारे जो एक्सपोर्ट कम हो गए थे वो बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ता है किसी देश का तो उसकी करेंसी भी काफ़ी मजबूत होती है, क्योंकि एटलीस्ट या स्टेबल रहती है एटलीस्ट, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, राइट। तो रुपए का यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, यहाँ पे डॉलर की सप्लाई अच्छी हेल्दी सप्लाई रहेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं रुपया स्टेबल होता हुआ नजर आएगा हमें। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा वापस कि यार अच्छा ठीक है, अब वापस से US मार्केट खुल गया इंडिया के लिए, तो यहाँ पे अब इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि US मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे जो रूम फॉर अप्रिसिएशन है, रुपया यहाँ पे 89.25 तक जा सकता है और 91.5 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो 92 चला गया था रुपया, अब रिकवर करके 89 पे आ सकता है। एंड यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर में रुपया 6% ऑलरेडी डिप्रिशिएट हो चुका है, गिर चुका है। तो ये वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी है रुपया, ठीक है। और ये 3 साल के सबसे स्टीप सबसे बड़े बड़े डिक्लाइन आए थे रुपये में। तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अब तो इंप्रूव हो गया है। तो नंबर्स नहीं बात कर सकते, नंबर्स तो अभी दिखे ही नहीं आप, ठीक है, नंबर्स क्या होंगे, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट इंप्रूव हो गया है। जो लोगों का परसेप्शन है वो अब बदल गया है रुपए को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें हेल्प कर सकती है। अगर आगे नंबर्स भी सही आते हैं तो रुपया यहाँ से हमें थोड़ा स्टेबल होता हुआ नजर आएगा और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। बस डर ये है कि जो $500 बिलियन वाली डील है ना ऑन पेपर है, लेकिन आई एम स्केप्टिकल ऑफ फुल कंप्लायंस इन्होंने कहा है, क्योंकि चेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर में। अगर हम हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते नहीं है ना और फॉरेन इन्फ्लोज नहीं आते तो फिर रुपया इसी तरीके से रहेगा।
तो ये एक बड़ा रिस्क है। अब इंडिया और मलेशिया ने सेमीकंडक्टर डिफेंस टाइज को बूस्ट किया है। इंडिया और मलेशिया ने संडे को साइन किया है 11 एग्रीमेंट, और यहाँ पे ग्रेटर कॉपरेशन होगा इन फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। 2 दिन का विजिट था, और इनका जो ट्रेड था एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने ट्रेड को, जो $18.6 बिलियन का ट्रेड था, बहुत ही छोटा ट्रेड है मैं कहूँगा, ठीक है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग इन्हें यूपीआई में मदद करेंगे, यस, हमें यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करके देंगे एनपीसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड के थ्रू एंड पेनेट मलेशिया, जहाँ पे बायलेटरल पेमेंट लिंकेजेस भी होंगे। तो यहाँ पे हम इन्हें रुपए में हेल्प कर रहे हैं, साथ में पाम ऑयल, और मलेशिया से हम काफ़ी पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से पाम ऑयल इंपोर्टर भी है, ठीक है। तो इसको लेकर के बातचीत चल रही है। इसके अलावा इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है इसके बारे में डिस्कस किया, एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट इसके बारे में डिस्कशन की। तो कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में ही बातचीत हुई है। तो यहाँ पे देखना होगा कि आगे किस तरीके से चीज़ें मोड़ लेती हैं। कुछ ऐसा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है अदर देन द यूपीआई थिंग। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे टारगेट सेटअप किया। गवर्नमेंट कहाँ पे पैसा लगा रही है, ये देखो, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे 12.5 लाख करोड़ का हमारा टोटल केपेक्स है जो खर्चा करने वाला है। और यहाँ पे हम मेनली लगा रहे हैं शिप बिल्डिंग के सेक्टर पे, नेशनल हाईवे पे, रेलवे पे और मेट्रो के ट्रेन प्रोजेक्ट्स पे। तो ये ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे जो टोटल टारगेटेड एक्सपेंडिचर है ओवर गवर्नमेंट हैज बजटेड टोटल एक्सपेंडिचर इन 2026-27 एट ओवर 53.47 लाख करोड़, ऑफ विच 12.22 लाख करोड़ इज प्रोजेक्टेड टू बी इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा 53 लाख करोड़ का, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे हम कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हैं, मॉडर्नाइज करते हैं, वो होगा 12.22 लाख करोड़ का, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे शिप बिल्डिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बन चुका है और अब बड़ा प्लेयर बन चुके हैं हम लोग। तो हमें ग्लोबल शिप बिल्डिंग में हमारा नाम बनाना है। इंडिया का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो है वो भी 5% अगर आप देखोगे इससे तो जाता है इंडियन ओन शिप्स को, बस दैट्स इट। एंड अबाउट 6 लाख करोड़ स्पेंड किए जाते हैं रेंटल्स पे। 6 लाख करोड़ का रेंट जाता है हर साल फॉरेन कंपनीज को शिपिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये पैसा यार इंडिया में रहे और बाहर भी की कंपनीज हैं उन्हें भी हम लोग टक्कर दें इसमें। तो यहाँ पे 70,000 करोड़ के आसपास का एक पैकेज हमने अप्रूव कर दिया है, जहां पे हम रिवाइटलाइज करेंगे इंडिया के शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि भैया कार को बनाने का खर्चा बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ गई है, तो हम अपने कारों के दाम को आने वाले कुछ हफ्तों में बढ़ा रहे हैं क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया हमारे पे। अब ये रिव्यू कर रहे हैं सिचुएशन को फॉर पॉसिबल प्राइस हाइक। Hyundai मोटर्स ने भी ऑलरेडी प्राइस बढ़ा दी है, ठीक है। वेन्यू वगैरह के प्राइस बढ़ चुके हैं जनवरी में, और कमोडिटी साइड पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा, जो सब बोल रहे हो ना भाई, सिल्वर बढ़ रहा है, कॉपर बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, मज़ा आ रहा है, पैसे कमाएंगे वहाँ पे। ये देखो हमारी सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी अगर हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ ही महंगे होने लग जाए तो इसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है। तो इंपैक्ट ऑफ कमोडिटी प्राइस अगर आप देखोगे तो 2% प्लस जा रहा है इनके रेवेन्यू पे। हमारी कंपनीज पैसा नहीं कमा पाएंगी, कमोडिटीज इतनी महंगी हो गई तो, और हमारे को ही वो पे करना होगा। तो रीट्रेटिंग दैट कंपनी जो है ये इंक्रीज करने वाली है प्राइसेस को, एंड ये अनाउंस कर पाएंगे दिस इन द कमिंग वीक्स। अब इंडिया का जो क्लाउड है ना वो एक वाटरफॉल हिट कर चुका है। कैसे? बजट ने प्रपोज किया कि भाई टैक्स हॉलिडे देंगे 2047 तक जो भी इंडिया में ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज दे रहा है फ्रॉम इंडिया बेस्ड डेटा सेंटर। इंडिया में आओ, डेटा सेंटर के थ्रू ग्लोबल सर्विसेज दो, और 2047 तक कोई टैक्स नहीं है। और $200 बिलियन का हम इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हमने इसको कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया और हम इसे कंप्यूट को हम एज अ कैपिटल यहाँ पे मान रहे हैं। तो इंडिया लॉन्ग टर्म बेट कर रहा है और ग्लोबल डिजिटल फैक्ट्री भी बनना चाहता है। लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे ना तो डेटा सेंटर कैपेसिटी बढ़ी है शार्पली पिछले 5 सालों में, और एक्सेलरेशन भी आया है इन्वेस्टमेंट मोमेंटम में। लेकिन ये ना जियोग्राफिकली बड़ी नैरो है, मतलब कि जो जितनी भी कैपेसिटी है ना डेटा सेंटर की, सिर्फ 5 सिटीज़ का आप नाम ले लो, सिर्फ वहीं पे है, दैट्स इट। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर एंड पुणे, ये आप देख सकते हो। सिर्फ 5 क्लस्टर्स बने हुए हैं, यहीं पे सारा डेटा सेंटर का काम है। और जो डिमांड साइड ड्राइवर्स है वो तो बड़े स्ट्रांग है। इंडिया का जो इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस है वो बड़ी तेजी से बढ़ा है। डेटा कंजम्पशन तो हमारे यहाँ ऐसा है कि डेटा पानी की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। तो हमें कंप्यूट भी चाहिए अक्रॉस सेक्टर्स, और मेजर डेटा सेंटर हब्स जो हैं वो लोकेटेड है ऐसी सिटी में जहां पानी की ऑलरेडी कमी है। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, आधे से ज़्यादा सिटीज़ यहाँ पे पानी की किल्लत फेस कर रही हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेटा सेंटर्स में कूलिंग के लिए हमें पानी बहुत सारा चाहिए। वाटर स्ट्रेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है इंडिया के डेटा सेंटर लोकेशंस में, और ये कहीं ना कहीं आगे और ज़्यादा खराब हो सकता है। और जो एनर्जी डिमांड है कंपाउंड्स द प्रॉब्लम। एनर्जी डिमांड बहुत बड़ी होने वाली है। तो जो डेटा सेंटर का शेयर है एनर्जी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, वो ट्रिपल होने वाला है बाय 2030।
तो इंडिया में डेटा सेंटर कैपेसिटी 4 गुना हो गई है 2019 से, और आगे इसी तरीके से बढ़ रही है। और इंटरनेट का यूज़ जो बढ़ रहा है ना, उससे डेटा सेंटर के डिमांड और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर सिटीज़ आप देख सकते हो सिर्फ इसी क्लस्टर में है, और यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में कई कई जगह तो एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी है। तो हमारा ओवरऑल जो डेटा सेंटर का जो पावर डिमांड है, इट विल ट्रिपल बाई 2030। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2024 में कितना है, 0.8, और ये 2030 में 2.4 होने वाला है। तो पावर कंपनीज के लिए भी बहुत अच्छे, मतलब आगे एनर्जी कंपनीज के लिए तो बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन ये वाटर स्केर्सिटी कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखते हैं ये कैसे फेस होगा। आप दो कुछ हिंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर रोज़ देखना चाहते हो ऐसे नॉलेजेबल इनपुट्स। तो थैंक यू।